हेलो बच्चों, आज 11th क्लास के लिए ये मात्रक मापन एवं त्रुटि विश्लेषण चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर आ रहा है। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? हम लोगों ने देखा था जो बहुत छोटी दूरियों के मापन तक हो चुका है। छोटी दूरियों के मापन की दो विधि आपने देखी थी। एक तो आवोगाद्रो परिकल्पना द्वारा आपने परमाणु की त्रिज्या मेजर की थी, मापी थी, और दूसरा व्यास मापा था। याद आया? दूसरा जो है वो ओलिक एसिड विधि द्वारा आणविक व्यास का मापन, दोनों हो चुके थे। तो अल्प दूरियों, इस छोटी दूरियों का मापन हो चुका। अब बड़ी दूरियों का मापन नंबर आया। बड़ी दूरियों का मापन, बड़ी दूरियों का मापन, बड़ी दूरी की माप कैसे की जाएगी? मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। क्यों? जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है या कोई तारा है या कोई बहुत दूर की ऑब्जेक्ट है, उसको आप वहाँ जा करके पहाड़ की ऊंचाई आप मीटर पैमाना लेकर नहीं नाप पाएंगे, या कोई तारा है उसकी दूरी यहाँ से नहीं नाप पाएंगे। तो ऐसी दूरियों को नापने के लिए जो पहुँच करके हमारे पहुँच से बाहर हैं, उनको नापने के लिए ये इन विधियों की चर्चा होगी। देखिए, एक इसका पहली विधि जो है ये लंबन विधि या पैरालैक्स मेथड, पैरालैक्स या लंबन, पैरालैक्स या लंबन विधि। लंबन विधि क्या, लंबन क्या है? लंबन के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल दें तो आप बढ़िया समझ पाओगे। कोई चीज़ आप, जैसे मान लीजिए आप आँख के सामने ये मान लो मार्कर लगा देते हैं, और आगे का कोई चीज़, मान लो दीवार आप देख रहे हैं, तो कोई दीवार की कोई एक पॉइंट ऐसा एक आँख दबा करके देखिए, तो एक ऐसा जगह होगी जहाँ पर दीवार दिखाई नहीं पड़ रही होगी। ठीक है, एक पोजीशन हो गई। अब जिस ऑब्जेक्ट को देखना है वो मान लो इधर है, तो ये वही पोजीशन ला करके उसको देख रहे हैं। जब वो ऑब्जेक्ट पूरा इससे ढक जाए तो इस वाली पोजीशन और इस वाली पोजीशन, माने ये इसको एक यहाँ पर ऐसे मिला दें, ये ऐसे मिला दें और ऐसे मिला दें, इनके बीच जो एंगल बनता है वो पैरालैक्स एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरालैक्स एंगल। तो लंबन विधि या पैरालैक्स मेथड से हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तु की दूरी ज्ञात करते हैं जो हमारी पहुंच से 100 प्रकाश वर्ष से अधिक दूरी पर ना हो। 100 प्रकाश वर्ष या इससे कम दूरी की अगर वस्तुएं हैं, प्रकाश वर्ष माने प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, तो 100 प्रकाश वर्ष या इससे कम दूरी पर जब वस्तुएं होंगी तभी इस विधि द्वारा मापन संभव है। देखिए, आपने अनुभव किया होगा, जैसे आप यहाँ हैं और आप कोई बहुत दूर का तारा हो, बहुत दूरी, यहाँ पृथ्वी से उसकी दूरी बहुत ज़्यादा हो, तो वो तारा हमारी चाहे जहाँ पृथ्वी सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, पृथ्वी के पोजीशन, पृथ्वी की स्थिति सूर्य के चारों ओर चाहे जहाँ हो जाए, लेकिन वो तारा अपनी जगह, जैसे ध्रुव तारा का नाम सुना होगा कि ध्रुव तारा अपनी स्थिति नहीं बदलता। इट मीन ध्रुव तारा जो है वो पृथ्वी से इतने ज़्यादा दूरी पर है कि पृथ्वी की स्थिति बदल भी जाए तभी तारे की स्थिति परिवर्तित प्रतीत नहीं होती। जैसे और उदाहरण दे तो बढ़िया जान पाओगे। जैसे आप मान लो किसी व्हीकल से, जैसे 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से जा रहे हो, बड़ी स्पीड से जा रहे हो, और सूर्योदय या सूर्यास्त हो रहा हो या चंद्रमा दिख रहा हो, आप जाते हुए देखिए चंद्रमा को, मतलब आप ना ड्राइव कर रहे हो, नहीं तो दूसरा तो टकरा जाएंगे, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। कोई दूसरा ड्राइव कर रहा हो, आप चंद्रमा को देखिए तो ऐसा लगेगा चंद्रमा आपके साथ साथ ही चल रहा है। क्यों? चंद्रमा की आपसे दूरी इतनी ज़्यादा है कि उसकी स्थिति बदलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है। पैरालैक्स मेथड में ऐसे वस्तुओं की दूरी पृथ्वी से ज्ञात की जाती है जो पृथ्वी की सतह से 100 प्रकाश वर्ष या इससे कम दूरी पर हो। इससे ज़्यादा दूरी पर होंगी तो उसमें त्रुटि रह जाती है। मान लीजिए ये सूर्य है, इसकी पोजीशन S1 है, S1 इज द पोजीशन ऑफ सन, और पृथ्वी इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, तो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। ऐसे आज यहाँ पर ये अर्थ है, आज पृथ्वी इस पोजीशन में है, E1 स्थिति में है। अर्थ की पोजीशन क्या है बेटे? E1। और जिस स्टार की डिस्टेंस पृथ्वी से हमको निकालनी है वो यहाँ S है। एक ऐसा मानक तारा है जो पृथ्वी से इतनी दूरी पर है कि उसकी स्थिति
नियत बनी रहती है। वो मानक तारा हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं है, बहुत अधिक दूरी पर है, यहाँ n पोजीशन है उसकी, माने पृथ्वी सूर्य के परितः जब चक्कर लगाएगी तो ये स्टार हमको ऊपर ही दिखाई पड़ेगा। ये मानक तारा इतनी ज़्यादा दूरी पर है कि पृथ्वी के सापेक्ष उसकी स्थिति बदलती हुई नहीं प्रतीत होती है। तो ये E1 से N ये वाली लाइन और E1 से S ये वाली लाइन, इनके बीच का जो एंगल बना ये लंबन कोण बना, इस कोण को हम θ1 कह लेते हैं। आज 17 मई है। मान लीजिए ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तो एक साल में एक पूरा चक्कर लगाती है, तो आज आप यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, ऑब्जर्वर यहाँ है, एक 6 महीने बाद आफ्टर 6 मंथ ये हम जहाँ पर हैं यहाँ के व्यासता अभिमुख इस बिंदु पर आ जाएंगे, बिंदु E2 पर आ जाएंगे। 6 महीने बाद कितना हो जाएगा, आज 17 मई है तो 18 नवंबर 2020 को आप यहाँ हो जाएंगे। अब ये जो मानक तारा जो पृथ्वी से बहुत दूर है, N वाला तारा तो अपनी ही जगह पर रहेगा, क्योंकि उसकी पृथ्वी से दूरी इतनी ज़्यादा है कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन ये जिस तारे की आप दूरी निकालना चाहते थे वो तारा अब यहाँ दिख रहा है, ये वाला एंगल मान लो θ2 है, ये एंगल θ1 है, इसका मतलब ये एंगल θ1 है, ठीक, एक अंतर कोण है, और ये एंगल θ2 है तो ये एंगल θ2 है, ये एंगल θ2, ये एंगल θ1। तो पृथ्वी की इन दो स्थितियों के बीच, ये सूर्य यहाँ है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी वृत्ताकार चक्कर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। तो इन दोनों स्थितियों में ये जो पृथ्वी द्वारा इस S स्टार पर बनाया गया ये टोटल एंगल अगर थीटा कहें, थीटा बराबर θ1 प्लस θ2, ये कोण हो गया, ठीक। इस स्टार को अगर केंद्र माना जाए तो ये पृथ्वी की ये दोनों स्थितियां एक चाप के बिंदु माने जा सकते हैं, आर्क चाप, और कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ये चाप माने यहाँ से यहाँ तक कैपिटल D मान लेते हैं। कैपिटल D क्या है, सूर्य के परितः पृथ्वी के वृत्ताकार मार्ग का व्यास है, सूर्य के परितः पृथ्वी के वृत्ताकार मार्ग का व्यास है कैपिटल D, ठीक है। तो थीटा कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप हो गया कैपिटल D, और ये जो तारा है ये स्मॉल d डिस्टेंस पर है, यही हमको प्राप्त करना है। तो ये त्रिज्या का काम करने लगा, स्मॉल d इक्वल टू कैपिटल D अपान थीटा। इस तरीके से लंबन विधि द्वारा उस तारे की पृथ्वी से दूरी ज्ञात हो गई, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दूसरा मेथड एक और है, चंद्रमा का व्यास ज्ञात करेंगे। अब चंद्रमा का व्यास ज्ञात करेंगे। चंद्रमा का व्यास ज्ञात करने के लिए ये मान लो चंद्रमा कोई फुल मून माने पूरा चंद्रमा जिस दिन निकला हुआ है उस दिन हम व्यास ज्ञात करेंगे। अगर चंद्रमा कटा है, आधा है, तो क्या व्यास ज्ञात करें, व्यास तो हमेशा वृत्त का होगा, तो जिस दिन पूरा चंद्रमा होगा उसी दिन हम व्यास ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। चंद्रमा जब फुल मून वाला डे होगा तभी ज्ञात करेंगे। ये चंद्रमा का व्यास है। चंद्रमा को अगर पृथ्वी सतह के किसी बिंदु से हम देख रहे हैं, पृथ्वी सतह का ये बिंदु O है, O माने ऑब्जर्वेशन जहाँ से लिया जा रहा है, ये पृथ्वी है पूरी। चंद्रमा को जब हम किसी माइक्रोस्कोप नहीं टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप से तो छोटी वस्तुएं देखी जाती हैं, टेलीस्कोप से दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं। किसी टेलीस्कोप से चंद्रमा को आप देख रहे हैं तो ये एक डिस्क जैसा, चकती जैसा दिखाई पड़ेगा, वृत्ताकार चकती जैसा दिखेगा, और ये चकती का ये जो व्यास है AB, यही चंद्रमा का व्यास हो जाएगा। ये मान लो D है, स्मॉल d। चंद्रमा के व्यास द्वारा माने चंद्रमा के दोनों सिरों द्वारा व्यासता अभिमुख सिरे A और B द्वारा इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट O पर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर टेलीस्कोप लगा हुआ है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट O पर बनाया गया ये कोण थीटा है, ठीक है। तो ये कोण थीटा है और यहाँ से ये व्यास एक तरीके से चाप का काम कर रहा है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, मान लो ये दूरी स्मॉल r है, तो AB बराबर क्या आ जाएगा बेटे, AB बराबर थीटा इंटू r। थीटा ये एंगल सबटेंड एंगल है और r इज द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, बस व्यास मालूम हो गया, ठीक है। ये व्यास स्मॉल d मालूम हो गया, चंद्रमा का व्यास मालूम हो गया थीटा r। तो ये अधिक दूरियों का मापन हो गया, ठीक है, पैरालैक्स मेथड हो गया और चंद्रमा का व्यास ज्ञात कर लिया आपने। अब यथार्थता और परिशुद्धता क्या होती है,
यथार्थता और परिशुद्धता। अगला जो टॉपिक है वो एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, यथार्थता और परिशुद्धता। यथार्थता को एक्यूरेसी कहते हैं, यथार्थता और परिशुद्धता। यथार्थता माने एक्यूरेसी और परिशुद्धता माने प्रेसिजन। ठीक है। मान लीजिए कि आप कहीं निशाना लगाने गए हैं, जैसे मेले में निशाना लगाने की व्यवस्था होती है ना, एक ये टारगेट है, निशाना लगाने यहाँ गए हैं, आपको 5 फायर दागने के लिए दिया गया। मान लो कि आप कई मित्र हैं, 3 लोग मान लो हैं, तो एक मित्र ने ये दागना शुरू किया, एक फायर यहाँ मार दिया, एक यहाँ मार दिया, एक यहाँ मार दिया, एक यहाँ मार दिया, एक यहाँ मार दिया, ऐसे 5 फायर उसने लग दिया। तो ये 5 फायर दागना यहाँ था, यहाँ दागते तो आपको 5 रुपया लगाए तो 10 रुपया मिल जाता। लेकिन क्या हुआ कि आपने 5 फायर दागा और एको फायर इसके आसपास में नहीं आए। ठीक है, टारगेट ये था। अब दूसरा मित्र लेता है, उसने दागना शुरू किया, उसने ये टारगेट ये है, ये टारगेट जो ज़्यादा डार्क है वो टारगेट है। एक फायर यहाँ दाग दिया, 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 5 फायर हो गए। तो ये टारगेट के काफ़ी नज़दीक इन्होंने दागा। ठीक है, यथार्थता चल रही है। अब एक मित्र जो तीसरा में मान लीजिए आप ही हैं, आपने दागा, एक फायर यहाँ दाग दिया, एक यहाँ दाग दिया, एक यहाँ दाग दिया, एक यहाँ दाग दिया, एक यहाँ दाग, ऐसे दाग दिया। ठीक, अब इसको देखिए, इस वाले का जो फायर है वो टारगेट के ना तो नज़दीक है, टारगेट से बहुत दूर है, और ना आपस में ही नज़दीक, आपस में भी बहुत दूर दूर है, माने आपस में इनकी दूरी भी बहुत ज़्यादा है और टारगेट से भी बहुत ज़्यादा है। टारगेट के कितना क्लोज होगा वो यथार्थता है। प्रेक्षित मान वास्तविक मान के कितना निकट है वही यथार्थता है। जितना ज़्यादा निकट होगा वही उतना ही यथार्थ होगा। यथार्थता द्वारा इस बात का पता चलता है कि ऑब्जर्व्ड प्रेक्षित मान वास्तविक मान के कितना निकट है। तो प्रेक्षित मान माने जो फायर किया गया ये वास्तविक मान के कितना निकट है, ये यथार्थता है। तो ये बिल्कुल निकट नहीं है, इसका मतलब इसकी यथार्थता बहुत कम है। ठीक है। अब परिशुद्धता सुन लो बेटे, क्या होता है। परिशुद्धता का मतलब ये हुआ कि जो प्रेक्षित मान है वो आपस में कितना विभेदित हो सकता है, आपस में कितना क्लोज्ड है, आपस में कितना समीप है। तो ये प्रेक्षित मान, ये जो फायर किए गए हैं, ना तो वास्तविक मान के नज़दीक है, माने यथार्थता बहुत कम है, और ये आपस में भी बहुत दूर दूर है, इसका मतलब परिशुद्धता भी बहुत कम है। ठीक है, तो ना ये यथार्थ है और ना परिशुद्ध है। ठीक है, इनको देखिए, ये टारगेट के काफ़ी नज़दीक इनके फायर हैं, माने वास्तविक प्रेक्षित मान वास्तविक मान के बहुत निकट है, इसका मतलब इसकी यथार्थता ज़्यादा है। लेकिन ये जो फायर हैं ये आपस में दूर दूर हैं, आपस में नज़दीक नहीं है, इट मीन्स परिशुद्धता कम है। यथार्थता ज़्यादा है, परिशुद्धता कम है। अब इनको देखिए, ये वाला फायर जो है ये आपस में सारे फायर एक दूसरे के बहुत क्लोज्ड हैं, तो एक दूसरे के साथ किस सीमा तक विभेदित हो रहे हैं, माने बहुत क्लोज्ड हैं। जितना ज़्यादा प्रेक्षित मान आपस में कितना क्लोज्ड है वो परिशुद्धता है। तो इस वाले मेजरमेंट में परिशुद्धता ज़्यादा है लेकिन वास्तविक मान से बहुत दूर है, इसका मतलब यथार्थता कम है। ठीक है, तो ये यथार्थता कम, परिशुद्धता ज़्यादा, ये यथार्थता ज़्यादा, परिशुद्धता कम, ये ना यथार्थ है ना परिशुद्ध है। तो क्लियर हो गया। अब फिर से परिभाषा सुनो। यथार्थता द्वारा इस बात का पता चलता है कि प्रेक्षित मान वास्तविक मान के कितना निकट है, और परिशुद्धता से इस बात का पता चलता है कि प्रेक्षित मान का विभेदन किस सीमा तक हो रहा है, माने प्रेक्षित मान आपस में कितना क्लोज्ड है। ठीक है बेटे, यथार्थता और परिशुद्धता क्लियर हो गई। ठीक है, अब अगला पॉइंट है यथार्थता की सीमा अथवा अल्पतमांक। यथार्थता की सीमा अथवा अल्पतमांक। अल्पतमांक
अल्पतमांक को लीस्ट काउंट कहते हैं इंग्लिश में, यथार्थता की सीमा को लिमिट ऑफ एक्यूरेसी कहते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन था, है। तो यथार्थता की सीमा अथवा अल्पतमांक जो होता है ये मापक यंत्रों का होता है। जिस मापक यंत्र से, मापक यंत्र माने जिससे नापा जा रहा है। मापक यंत्र मतलब जैसे तराजू मापक यंत्र है, जैसे स्केल मापक यंत्र है, जैसे घड़ी मापक यंत्र है, उससे टाइम नापते हैं, ठीक है। जैसे कोई बर्तन लीटर है वो मापक यंत्र है, ठीक है। मापक यंत्र का ये जो अल्पतमांक होता है ये मापक यंत्र का होता है। किसी मापक यंत्र के अल्पतमांक से इस बात का पता चलता है कि उस मापक यंत्र द्वारा मिनिमम न्यूनतम कितनी माप यथार्थता पूर्वक ली जा सकती है। मापक यंत्रों के अल्पतमांक से इस बात का पता चलता है कि उस मापक यंत्र द्वारा कितनी न्यूनतम माप यथार्थता पूर्वक संभव है। ठीक, अल्पतमांक समझ में आया? हाँ, अब उदाहरण देंगे, समझ जाओगे। जैसे साधारण स्केल जो आपके पास होती है उससे कम कितनी दूरी नाप सकते हैं सही रूप से? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से कम का उसमें निशान ही नहीं रहता है। इसका मतलब साधारण स्केल का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर हो गया। 1 मिलीमीटर से कम दूरी अगर है तो साधारण स्केल से उसका मापन संभव नहीं है। अगर 1 मिलीमीटर से कम दूरी हो तो हम वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते। मालूम है आपको वर्नियर का अल्पतमांक 1/10 मिलीमीटर तक होता है। मतलब 0.1 मिलीमीटर इसका अल्पतमांक हो गया वर्नियर का। अगर इससे भी कम डिस्टेंस नापना है तब स्क्रू गेज यूज करेंगे बेटे। स्क्रू गेज का अल्पतमांक 1/100 मिलीमीटर तक होता है, 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। अगर इससे भी कम डिस्टेंस मेजर करना है, इससे भी कम दूरी मापन करना है तो हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो ये यथार्थता की सीमा या अल्पतमांक, मापक यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होगा मापन उतना ही अधिक शुद्ध होगा। उदाहरण देंगे तो आप बढ़िया जान पाओगे। जैसे अगर आप लोगों ने कभी आटा चक्की पर गेहूं लेकर गए हो, कभी गए हो या कोई ले गया हो, आपने देखा हो, तो आटा चक्की वाले के यहाँ 100 ग्राम से नीचे का बाँट नहीं, कहीं कहीं तो आधा किलो से नीचे का बाँट नहीं होता है। चलो 100 ग्राम तक का बाँट चाहे उस पलड़े पर रख दो चाहे उठा लो, उससे उस तुला के दंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर 50 ग्राम का नाप करना है तो वो आटा चक्की वाला ज़्यादा शुद्धता से नहीं नाप पाता है, माने उसका अल्पतमांक 100 ग्राम है। 100 ग्राम से कम मापन उसके तुला पर संभव नहीं है। लेकिन अगर सोने को खरीदने चला जाए और 50 ग्राम से छोटे बांटना हो तो कैसे संभव है? इसका मतलब वहाँ मिलीग्राम तक काउंट किया जाता है। तो ज़्यादा शुद्ध माप कौन सी है? सोने वाले जो ज्वेलर्स के यहाँ का जो मापक यंत्र है, जो तराजू है, वो ज़्यादा शुद्ध है कि जो आटा चक्की वाला तराजू है वो ज़्यादा शुद्ध है? जाहिर सी बात है ज्वेलर्स के यहाँ का जो मापन है वो ज़्यादा शुद्ध है। मतलब मापक यंत्र का अल्पतमांक, ज्वेलर्स वाले मापक यंत्र का अल्पतमांक 1 मिलीग्राम है और जो आटा चक्की वाले मापक यंत्र है, जो तराजू है, उसका अल्पतमांक 100 ग्राम है। तो जितना अल्पतमांक कम होगा मापन उतना ही अधिक शुद्ध होगा। किसी मापक यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होगा माप उतनी ही अधिक शुद्ध होगी। तो यथार्थता की सीमा या अल्पतमांक, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके आगे का जो लेक्चर होगा वो अगले वीडियो में आएगा बच्चों। अब ये हमको बताना है, आप लोग वीडियो ठीक से देखिए, अपना नोट्स बनाइए। फर्स्ट ईयर क्लास के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, छोटे होते हैं, समझदार भी होते हैं। क्लास अपना वीडियो बनाओ, वीडियो नहीं नोट्स बनाओ, उसको पढ़ो, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। नोट्स बना लोगे, अपना नोट्स और मज़ेदार होता है, उसको करिए। और अगर कोई भी किसी तरीके की समस्या आती है आप कमेंट करिए या हमारे मेल पर आप लिखिए, ठीक है। हम उसको चेक करते हैं, देखते हैं, उसका सही से सॉल्यूशन देंगे। धन्यवाद, इतना ही रहेगा आज का।